हे गाइस, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। इस वीडियो में हम करेंगे यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इससे पहले मैं 3 सेट करा चुका हूँ, प्रैक्टिस सेट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो आप वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे जाके वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो 2017 में एग्जाम हुआ था यूपीएसआई का, उससे लिए गए हैं। ठीक है। और इसमें हम जो मेन कवर करेंगे वो करेंगे तीन चीज़ों को। एक तो पॉलिटी को कवर करेंगे कि पॉलिटी के कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, साथ में आईपीसी के, और तीसरे नंबर पे सीआरपीसी के। देखिए, ये आप लोग यूपीएससी का जो एग्जाम होता है उसमें ये जीएस वाले पार्ट में ये तीनों जो चीजें हैं, पॉलिटी, आईपीसी और सीआरपीसी, सबसे ज्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं वहां पे। तो इनसे क्वेश्चन देखे गए हैं कि कौन कौन से आए हैं और उनके आंसर क्या क्या होंगे, पूरा उसको डिस्क्राइब करेंगे। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, भारतीय प्रक्रिया संहिता। इसको हम आगे बढ़े उससे पहले देखिए आप दो चीज समझिए। ये भारतीय प्रक्रिया संहिता है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में सीआरपीसी। ठीक है, आपको इंग्लिश में थोड़ा आसान रहेगा सीआरपीसी। इसको सीआरपीसी बोला जाता है। और भारत में सीआरपीसी कब आया था? 1973 में। और दूसरा एक है भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता। और ये भारतीय दंड संहिता कब आया था भारत में? तो इसको इंग्लिश में पहले बोलते हैं आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। और ये कब आया था? 1860 में। ठीक है। तो आगे जब भारतीय दंड संहिता आएगा तो इसका मतलब है आईपीसी। ठीक है। और ये दंड प्रक्रिया संहिता आएगा तो उसका मतलब है सीआरपीसी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, सीआरपीसी की जो धारा 2H है, धारा जो 2H है वो इनमें से किस चीज को परिभाषित करती है? तो देखिए, धारा जो 2H है वो परिभाषित करती है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन मतलब अन्वेषण। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जो दंड प्रक्रिया संहिता है उसके दो सेक्शन है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला एक सेक्शन है 2G और दूसरा 2H। अब ये 2G और 2H में क्या बोला गया? 2G में बोला गया इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन बाई मजिस्ट्रेट और कोर्ट। मतलब जांच जो है वो कोर्ट या मजिस्ट्रेट के द्वारा करवाई जाएगी। तो उसको जो परिभाषित किया गया वो किया गया सेक्शन 2G में। मतलब देखिए, मतलब ये है, आप सभी लोगों को पता होगा, अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश की जो एसटीएफ है उसने विकास दुबे का एनकाउंटर किया। अब उस एनकाउंटर पे सवाल उठ रहे हैं। तो इसके लिए क्या किया था अभी कुछ दिन पहले, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक कमेटी बनाई है। वो कमेटी क्या कर रही है? वो मामले की जांच कर रही है। तो वो कमेटी है वो किसमें? पूर्व न्यायाधीश लिए गए। तो ये जो जांच करवाई जा रही है, किसके द्वारा जांच करवाई जा रही है? वो कोर्ट के द्वारा जांच करवाई जा रही है। तो उसको जो परिभाषित किया गया वो किसमें किया गया? 2G में। दूसरे नंबर पे अब 2H क्या है? अगर मान लीजिए कोई मर्डर हो जाता है तो मर्डर के मामले में सीधे कोर्ट तो कोई इन्वेस्टिगेशन करता ही नहीं है। सबसे पहले कौन करेगा? पुलिस ऑफिसर करेंगे। तो 2H है, उसमें परिभाषित किया गया इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन बाई पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर। ठीक है। तो ये जो परिभाषित किया गया वो 2H में किया गया। तो इसका ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक है। तो ये आपको समझ में आ चुके हैं 2G में क्या परिभाषित किया गया, 2H में क्या परिभाषित किया गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी सीआरपीसी का क्वेश्चन है, क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड का। तो यहाँ पे पूछा गया सीआरपीसी की जो धारा है, कौन सा सेक्शन 2C, वो इनमें से किस चीज को परिभाषित करता है? तो वो जो परिभाषित करता है वो करता है संज्ञेय अपराध को। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक है। देखिए, सीआरपीसी है 1973 वाला। तो ये सीआरपीसी है, इसमें जो अपराध बताए गए हैं, जो अपराध परिभाषित किए गए हैं, वो मेन दो किए गए हैं। एक है संज्ञेय अपराध और दूसरा असंज्ञेय अपराध। अब ये संज्ञेय और असंज्ञेय का मतलब क्या है? कि ऐसे अपराध जिसमें पुलिस बिना वारंट के, यहाँ पे वारंट की जरूरत नहीं पड़ती है, बिना वारंट के अगर गिरफ्तार करेगी तो वो कौन सा सेक्स, ये वो अपना संज्ञेय अपराध है। और इसको जो परिभाषित किया गया वो 2C में किया गया, सेक्शन 2C में सीआरपीसी का। दूसरा असंज्ञेय अपराध। असंज्ञेय अपराध का मतलब है कि ऐसे अपराध जिसमें पुलिस को गिरफ्तार करने के लिए वारंट की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे वारंट बिना गिरफ्तार नहीं कर सकती है, यहाँ पे वारंट की जरूरत पड़ेगी और यहाँ पे वारंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। और असंज्ञेय जो अपराध हैं इनको जो परिभाषित किया गया है, ये किया गया सीआरपीसी के सेक्शन 2L में। सेक्शन 2L में परिभाषित किया गया असंज्ञेय अपराध को। तो इसका ऑप्शन जो होगा क्वेश्चन का वो कौन सा है? सी सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, समझ में आ गया हो तो आपको। यहाँ पे लिखा हुआ भारतीय दंड संहिता की इस धारा में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है। भारतीय दंड संहिता मतलब आईपीसी 1860। तो आईपीसी की किस धारा में जो आपराधिक षड्यंत्र है, मतलब अपराध करने के लिए कोई भी षड्यंत्र करना, उसको शब्द को परिभाषित किया गया है। तो ये किया गया है आईपीसी के 120A में। ठीक है, ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। अब अगर कोई व्यक्ति अपराध करने के लिए षड्यंत्र करता है
तो उसके लिए पनिशमेंट का प्रोविजन किया गया, मतलब सजा का जो प्रावधान किया गया है ये किया गया 2 साल से लेके आजीवन तक, मतलब लाइफ टाइम तक सजा का प्रावधान किया गया उसको। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर आ गया सीआरपीसी का क्वेश्चन। सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन को प्रावधानित किया गया है? तो ये किया गया सीआरपीसी का सेक्शन 198 में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भारतीय दंड संहिता की किस धारा में जो दंगा शब्द है, दंगा जो शब्द है इसको परिभाषित किया गया है? तो देखिए जो दंगा शब्द है इसको जो परिभाषित किया गया है ये किया गया है सेक्शन 159 में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक है। अब दंगा जो शब्द है इसको परिभाषित क्या किया गया इसमें, देखिए इसमें बोला गया दंगा वह चीज मानी जाएगी जिसमें दो या उससे अधिक व्यक्ति, एक व्यक्ति नहीं, दो, कितने, मिनिमम है 2 और उससे अधिक व्यक्ति किसी पब्लिक प्लेस पे लड़ रहे हैं, मतलब फाइटिंग कर रहे हैं, तो वो क्या माना जाएगा, उसको दंगा माना जाएगा। और इसको कौन से सेक्शन में, 159 में परिभाषित किया गया। अब मान लीजिए यहाँ पे रोड पे आप जा रहे हैं, बस स्टैंड है या कोई हॉस्पिटल है या स्कूल है या रेलवे स्टेशन है, ये सब पब्लिक प्लेस है। 2 व्यक्ति क्या करते हैं, 2 या उससे अधिक व्यक्ति वहां पे लड़ रहे हैं, तो उस शब्द को क्या है, वो दंगा है। ऐसा नहीं कि आप घर में मान लीजिए बहन और भाई लड़ रहे हैं तो वो दंगा है, वो दंगा नहीं है। घर में भी 2 होंगे लड़ने के लिए कम से कम, पर उसको दंगा शब्द में परिभाषित की नहीं किया गया। इसका मतलब है घर में लड़ सकते हैं, वहां नहीं लड़ पाओगे, बाहर लड़ोगे तो दंगा है, घर में लड़ोगे तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे देखिए बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन है अपराधी द्वारा कारित अपराध प्रसंगेय अथवा अप्रसंगेय, मतलब संज्ञेय है या असंज्ञेय है, जमानती है अथवा गैर जमानती, इसका निर्धारण इनमें से किस कानून में प्रावधानित किया गया है? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में कि 2 प्रकार के अपराध होंगे, एक संज्ञेय और असंज्ञेय। वो कौन से कानून में परिभाषित किए गए हैं? तो वो किए गए दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी में। सीआरपीसी में उसको परिभाषित किया गया, तो इसका मतलब ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे लिखा हुआ छल की सजा का संबंध निम्नलिखित में से किस धारा से संबंधित है? देखिए जो छल जो शब्द है, छल जो शब्द है उसको जो परिभाषित किया गया, छल जो शब्द है इसको जो परिभाषित किया गया वो किया गया है सेक्शन 415 में। किसके में? आईपीसी के। ठीक है, और छल शब्द क्या होगा? छल शब्द मतलब किसी के साथ कोई भी फ्रॉड करना। जैसे आजकल आप लोग देख रहे होंगे ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ज्यादा चल रहा है, इंटरनेट डेटा चोरी करके अकाउंट में से पैसा निकाल लेते हैं, तो ये क्या सब फ्रॉड है। पर फ्रॉड जो शब्द है उसको तो परिभाषित किया गया किसमें? 415 में। पर यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया इसका पनिशमेंट। तो देखिए जो पनिशमेंट है इसका जो प्रावधान किया गया ये किया गया 419 में। 419 में क्या किया गया, इसका दंड प्रावधान किया गया, मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर कोई भी व्यक्ति क्या करेगा, अगर कोई भी व्यक्ति किसी के साथ छल करता है तो उसे 3 साल तक की जेल हो सकती है, मैक्सिमम में 3 साल, और फाइन भी हो सकता है। इनमें से फाइन भी, मतलब दोनों भी एक साथ हो सकते हैं, 3 साल की जेल और फाइन भी। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, धारा पूछा था सजा का, था सजा का जो प्रावधान है वो कौन से सेक्शन में? तो सजा का प्रावधान 419 में। पर छल जो शब्द है उसको जो परिभाषित किया गया है वो किया गया 415 में। ठीक है, तो उसका ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ठीक है। अगर यहाँ पे ऑप्शन डी ना होकर यहाँ पे ऑप्शन होता एक 419, सेक्शन 419, तो वो अपना क्या होता, ठीक होता। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे लिखा हो कौन सा अपराध, निम्न में कौन सा अपराध जिसकी तैयारी आईपीसी में दंडनीय है? मतलब तैयारी मतलब है, देखिए अपराध करने का पनिशमेंट है, अपराध सोचने का कोई पनिशमेंट नहीं है। मान लीजिए आप सोच रहे हैं किसी का मर्डर करूंगा तो पनिशमेंट, इसका लिए कोई पनिशमेंट तो ना दे सकते हैं, अबे सोच रहे हैं कुछ। ठीक है, सोच तो आदमी कुछ भी सकता है, पर यहाँ पे तैयारी करना, हत्या की तैयारी कर रहे हो, मान लीजिए आप किसी को मारने जा रहे हो, किसको, डंडा लेके जा रहे हो, ठीक है, या कोई स्टिक लेके जा रहे हो, तो मान लीजिए आपको पुलिस मिल गई बीच में, तो पुलिस आपको, आपके हाथ में जो स्टिक है या डंडा है उसको देख के आपको कुछ बोलेगी ना? तो हत्या तो हो ही नहीं सकता। दहेज हत्या, अरे भाई हत्या ही नहीं है तो दहेज हत्या कैसे होता? करने के बाद होगा, जो भी होगा, करने से पहले कुछ नहीं हो सकता। चोरी, चोरी करने जा रहे हो, मान लीजिए आप रात में जा रहे हो, ठीक है, रात में आपको बीच रोड पे पुलिस मिल गई, आपने अभी चोरी की नहीं तो पुलिस आपको कुछ कर पाएगी ना? तो बचा कौन सा? फिर भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना। अगर आप प्लान भी कर रहे हो, आप अगर प्लान भी कर रहे हो कि भारत सरकार के खिलाफ अगर क्या करेंगे, युद्ध छेड़ेंगे, तो वो क्या माना जाएगा, वो एक दंडनीय अपराध माना जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर कोई व्यक्ति भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की तैयारी कर रहा है, तो आईपीसी है, इंडियन पीनल कोड है,
उसका जो सेक्शन है कौन सा 180, उसमें प्रावधान किया गया कि ऐसे व्यक्ति को, सॉरी आईपीसी का जो सेक्शन 180 नहीं, आईपीसी का सेक्शन 122, उसमें प्रावधान किया गया कि ऐसे व्यक्ति को 10 साल तक की कठोर कारावास हो सकती, 10 साल तक की कठोर कारावास। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे लिखा हुआ आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेषण अवेटमेंट की सजा का प्रावधान आईपीसी की किस धारा में बताया गया है? तो अटेम्प्ट टू सुसाइड जो बताया गया है वो बताया गया सेक्शन 306 में। ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। आगे, आईपीसी की किस धारा के विरुद्ध, किस धारा में विधि विरुद्ध जमाव, विधि विरुद्ध मतलब कि अनलॉफुल असेंबली, अनलॉफुल असेंबली का मतलब क्या, देखिए अगर आप इसको कंपेरिजन करोगे कि जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 19 है, वो साफ बोलता है कि आप क्या कर सकते हैं, किसी भी जगह पे असेंबली बना सकते हैं, पर वो असेंबली जो होनी चाहिए, मतलब संघ बनाने का अधिकार जिसको बोलते हैं, तो असेंबली जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, वो बिना हथियारों की होनी चाहिए। अब यहाँ पे बोला गया विधि के विरुद्ध, विधि के विरुद्ध मतलब कि वो हथियारों के साथ क्या कर रहा है, हथियारों के साथ कोई भी एक असेंबली बना रहा है, तो हथियारों के साथ बना रहा है तो वो क्या माना जाएगा, अनलॉफुल माना जाएगा। तो उसको जो अनलॉफुल जो असेंबली है उसको इनमें से कौन से सेक्शन में परिभाषित किया गया है, तो वो किया गया 141 में। अब अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अनलॉफुल असेंबली बना रहा है तो उसको जो सजा का प्रावधान है वो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने की उसको सजा हो सकती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये पॉलिटी के क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब मैच नहीं खाता है। सबसे पहला है बंदी प्रशिक्षण बॉडी ऑफ टू हैव दी। ठीक है, दूसरा परमादेश बी कमांड प्रतिषेध टू बी सर्टिफाइड, और अधिकार परीक्षा अथॉरिटी वाई, ठीक है वाई वॉइट। तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, बिल्कुल गलत है, सही नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए बंदी प्रशिक्षण इसको बोलते हैं हैबियस कॉर्पस, बिल्कुल ठीक है ये। परमादेश बी कमांड ये भी बिल्कुल ठीक है। प्रतिषेध का मतलब है प्रोविशन, प्रोविशन, और टू बी सर्टिफाइड का मतलब होता है उत्प्रेषण। ठीक है, तो यहाँ पे उत्प्रेषण होना चाहिए ना कि प्रतिषेध होना चाहिए, इस वजह से ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, ये सम्मिलित नहीं करता है। और अधिकार पर अच्छा मतलब मैंडमस, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। पहला, यह 1977 में अस्तित्व में आया। दूसरा, इसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं। सोच के बताना है कौन सा सही है। देखिए प्रधानमंत्री कार्यालय के अगर बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री कार्यालय तो भारत में 1947 से ही है, पर 1947 में उस समय उसको प्रधानमंत्री कार्यालय नहीं बोलते थे, 1947 में उसको बोलते थे प्रधानमंत्री सचिवालय, प्रधानमंत्री सचिवालय बोला जाता था। बाद में क्या हुआ, 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने जिनका नाम था मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई जनता पार्टी के। तो मोरारजी देसाई ने क्या किया, प्रधानमंत्री सचिवालय का नाम बदल दिया और इसका नाम क्या कर दिया, इसका नाम कर दिया प्रधानमंत्री कार्यालय। तो इसको आप बोलते हैं पीएमओ। तो इसका मतलब ऑप्शन ए तो इसका बिल्कुल ठीक है। दूसरा, इसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं। कैबिनेट सचिव भारत में सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट्स जरूर होते हैं, पर प्रधानमंत्री कार्यालय के वो हेड नहीं होते हैं। प्रधानमंत्री जो कार्यालय उसके जो हेड होते हैं वो होते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी। प्रधानमंत्री के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होंगे, प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल जो सेक्रेटरी होंगे वो क्या होते हैं, वो पीएमओ के हेड होते हैं। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन होते हैं, तो इस समय कौन है, इस समय पी के मिश्रा। तो इसका मतलब ऑप्शन सेकंड वाला गलत है। तो कौन सा सही है, ऑप्शन सी, केवल फर्स्ट सही है, दूसरा क्या है इसमें गलत है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब सही नहीं है। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची का काम है, बिल्कुल राज्य सूची का काम है। जनगणना संघ सूची का काम है, बिल्कुल गृह मंत्रालय कराता जनगणना। तीसरा वाला बोला गया है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। तो देखिए राज्यसभा में जो सीटों का बंटवारा होता है राज्यसभा में, तो वो सेकंड में नहीं आता। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक है। और डी वाला कौन सा है, दल बदल विरोधी। तो दल बदल विरोधी जो कानून है ये 52 अमेंडमेंट पे आया था 10वीं अनुसूची में, बिल्कुल ये ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो कौन सा इसमें गलत सही नहीं है, तो ऑप्शन सी वाला सही नहीं है। राज्यसभा में जो सीटों का बंटवारा वो सेकंड शेड्यूल में नहीं बताया गया। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है आपको यहाँ तक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर यहाँ पे लिखा हुआ भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। 11वीं अनुसूची पहली बार तो जोड़ी कब गई है, देखिए 2 अमेंडमेंट हुए थे। एक हुआ 73rd नंबर का 73वां संविधान संशोधन,
संविधान संशोधन कौन से ईयर में हुआ था? 1973 में, सॉरी 1992 में। और इसमें किस चीज का प्रावधान किया गया? पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और 74th अमेंडमेंट संविधान संशोधन ये भी 1992 में। और ये किससे संबंधित है? नगर पालिका। 73rd के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है और 74th के द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। 11वीं जो अनुसूची है उसमें पंचायतों को 29 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है, मतलब 29 विषय बोले गए, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक है। और नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में 18 विषयों पर कानून बनाने के अधिकार दिए गए। तो अगर यहाँ पे 11वीं ना बोल के अगर 12वीं बोला होता तो ऑप्शन कौन सा होता? उसका डी वाला होता, मतलब 18, सॉरी अगर यहाँ पे 12वीं अनुसूची होती, 12वीं अनुसूची, तो अपना आंसर कौन सा होता? 18 में। पूछी कौन सी गई? 11वीं, इसलिए अपना ऑप्शन कौन सा बनता? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे लिखा हुआ किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग लेखा परीक्षा से अलग कर दिया गया तथा निरीक्षक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखे तक सीमित रह गया? देखिए यहाँ पे जो नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक है इसको बोलते हैं इंग्लिश में कैग। शुरुआत में जब कैग की स्थापना हुई थी वो कैग दोनों काम करता था। पहली बात तो देखिए कैग कोई राज्यों में अलग नहीं होते हैं, केंद्र और राज्यों का काम एक ही कैग करता है। कैग क्या करते थे शुरुआत में? ये राज्य और केंद्र सरकार के अकाउंट भी यही बनाते थे और उस अकाउंट को ऑडिट भी यही करते थे। ऑडिट मतलब होता है खातों को चेक करना। बाद में सरकार ने क्या किया? बाद में सरकार ने 1976 में सरकार ने ये अकाउंट बनाने का काम है, इसको बनाने के लिए अलग से अकाउंट डिपार्टमेंट बना दी। तो कैग के पास अब क्या काम बचा? केवल और केवल एक काम बचा, वो कौन बचा? ऑडिट। तो कब से अलग किया गया? 1976 से अलग किया गया इसको, ठीक है। अब आगे यहाँ पे अगला आता है कि जो कैग है इसको परिभाषित कौन से, मतलब इसको कौन से आर्टिकल में बताया गया? तो आर्टिकल 148 से लेके 151 में बताया गया कैग को। अभी कुछ दिन पहले 14वें नंबर के कैग बने। नाम क्या है इनका? जीसी मुर्मू। और जीसी मुर्मू इससे पहले जम्मू एंड कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, पहले एलजी। और अब कौन से बन गए? वो अब सेकंड नंबर के बने हैं। कौन बन गए? मनोज सिन्हा। एक क्वेश्चन यहाँ पे याद आता है कि जो कैग है, कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करता है? तो याद रखना कैग अपनी जो रिपोर्ट जो सबमिट करता है वो किसके पास करता है? राष्ट्रपति के पास। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन बी। अब कैग का केवल एक ही काम है, वो ऑडिट करता है। कहाँ पे? केंद्र सरकार का भी करेगा और राज्य सरकारों का भी करेगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे लिखा हुआ है जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, जिसको बोलते हैं PQLI, इनमें से किसके द्वारा विकसित की गई है? तो ये एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था मॉरिस डी मॉरिस। इनके द्वारा इसको डेवलप्ड किया गया था। एक मतलब एक मेथड है जिसमें क्या किया जाता है, लोगों की जो लाइफ स्टाइल, मतलब फिजिकल लाइफ स्टाइल है, वो कैसे जीते हैं उसको देखा जाता है कि उनका पैरामीटर्स क्या क्या, ठीक है। और ये कौन सी ईयर में डेवलप्ड किया गया था? तो ये 1982 में डेवलप्ड किया गया था। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है महबूब उल हुक से। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है बांग्लादेश के, महबूब उल हुक। यहाँ पे देखिए अगर आपसे कभी पूछा जाता है पेपर में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, साथ में सूक्ष्म ऋण माइक्रो क्रेडिट, इसके जनक कौन माने जाते हैं? तो आपको लगा क्या ना? महबूब उल हुक, ठीक है। और भारत में जो सबसे पहली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है ये कब खोली गई थी? ये खोली गई थी 2 अक्टूबर 1975। कहाँ पे? मुरादाबाद में। नाम क्या था? प्रथमा ग्रामीण बैंक, ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन है उसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक है। और यूएनडीपी क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी। और यूएनडीपी इसका जो हेडक्वार्टर आता है ये कहाँ पे आता है? इसका जो हेडक्वार्टर वो आता है न्यूयॉर्क में। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1965 में, ठीक है। तो इतनी चीज आपको क्लियर है यहाँ पे। आगे चलते नेक्स्ट पे। यहाँ पे लिखा हुआ है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब सही नहीं है? बांदीपुर कर्नाटक में, मानस असम में, पेरियार केरल। सिमलीलापाल, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल गलत है। सिमलीलापाल है ये आता है उड़ीसा में, ना कि मध्य प्रदेश में, ठीक है। पेंच, पन्ना, कान्हा ये मध्य प्रदेश में आता है नेशनल पार्क। तो इसका ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये कहाँ पे आता है? सिमलीलापाल उड़ीसा में आता है, ना कि मध्य प्रदेश में आता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे,
भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व का क्रम का उसी क्रम में उल्लेख करो। मतलब भारत में जो संविधान उसमें कितने प्रकार के न्याय बताए गए, कितने प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है, कितने प्रकार की समानता बताई गई है और कितने प्रकार के भ्रातृत्व बताए गए। तो देखिए संविधान की जो प्रस्तावना है मतलब प्रेम्बल है, उसमें जो न्याय बताए गए हैं भारत के नागरिक, देखिए भारत के जो नागरिक हैं उनको जो न्याय दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से? सबसे पहला न्याय, 3 प्रकार के न्याय हम लोगों को जो मिलते हैं। सबसे पहला सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय। दूसरा होता है आर्थिक न्याय भी मिलता है हमको, और तीसरा जो है वो है राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय। तो इसमें 3 वाला ऑप्शन कौन सा है? पहला ही ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक है। आपको आगे भी नहीं पता हो, बस पहले ही पता हो तो आप लगा दोगे बस, क्योंकि 3 पहले में आ रहा है। ठीक है, स्वतंत्रता जो है वो 5 प्रकार की है, और सॉरी न्याय जो है वो 3 प्रकार के, स्वतंत्रता 5 प्रकार की, समानता 2 प्रकार की और भ्रातृत्व 1 प्रकार का है केवल। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन आया था इसी से मिलता जुलता, आप लोगों को 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, एक सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय, तीसरा राजनीतिक और चौथा देंगे प्राकृतिक न्याय। प्राकृतिक न्याय 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। और एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बन के आ जाता है कि पूछा जाएगा आपको इनमें से कौन सा न्याय भारत के नागरिकों को नहीं मिलता है। तो अब लोग अलग अलग आंसर लगाए जाते हैं, पर याद रखना आपको, ये प्राकृतिक न्याय है ना, प्राकृतिक न्याय उसको किसी देश की सरकार दे नहीं सकती है कभी। क्यों नहीं दे सकती है वो समझे। देखिए सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय सरकार बिल्कुल दिलवाएगी, बिल्कुल दिलवा सकती है। अगर समाज में किसी के साथ भेदभाव हो रहा है तो आप सभी लोगों को पता होगा भारत में अलग अलग कानून है, जैसे अनटचेबिलिटी के लिए अलग कानून है, SC ST को अलग से रिजर्वेशन दिया गया, ये सब क्या सामाजिक न्याय एक तरह का। आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय क्या है कि लोगों को पैसे से सहायता करना, स्कॉलरशिप आप लोग देख रहे होंगे स्टूडेंट को मिल रही है, वो क्या आर्थिक न्याय लोगों को। ठीक है, किसानों को अलग से पैसा मिल रहा है, आर्थिक न्याय। तीसरा राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय मिलता है, देखिए महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण दिया गया, SC ST के लिए अलग से आरक्षण है लोकसभा राज्यसभा में, सब राजनीतिक न्याय। पर प्राकृतिक न्याय, देखिए प्राकृतिक न्याय कभी हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है कि न्याय वहां पे होता है जहां अन्याय होगा, तो प्रकृति किसी के साथ अन्याय करती नहीं है, तो यहाँ पे न्याय की कोई गुंजाइश बनता ही नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका, अगर ये वाला क्वेश्चन होता तो प्राकृतिक न्याय याद रखना आपको कभी नहीं दिया जा सकता किसी भी सरकार के द्वारा, भारत की सरकार के द्वारा नहीं, किसी सरकार के द्वारा नहीं दिया जा सकता। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है क्वेश्चन का। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। और यहाँ पे देखिए जो संविधान की प्रस्तावना उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तो 3 तो न्याय है। स्वतंत्रता कितनी है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और उपासना धर्म कितनी हो गई? 5। समता कितने हैं? 2 प्रकार की। ठीक है, और बंधुता कितना है? 1 प्रकार है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं उसका कौन सा होगा ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा संविधानेतर संस्था है। मतलब संविधानेतर मतलब होता है कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब है कि ऐसे संविधान, या इसको हिंदी में ऐसे भी बोल सकते हैं गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक का मतलब होता है कि ऐसे ही संगठन जिसके लिए संविधान में बताया नहीं गया है। तो संघ लोक सेवा आयोग UPSC के बारे में बताया गया संविधान में, दूसरा फाइनेंस कमीशन के बारे में बताया गया है, तीसरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है, और चौथा नीति आयोग के बारे में बताया गया। सोच के बताओ। तो सबसे पहले UPSC के बारे में बिल्कुल बताया गया, कहाँ थे? आर्टिकल 315 से लेकर 323 में UPSC आता है। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में आता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आता है 324 से लेकर 329 में। नीति आयोग याद रखना बिल्कुल, नीति आयोग कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। नीति आयोग से पहले जो प्लानिंग कमीशन चलता था वो भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। प्लानिंग कमीशन के लिए भी संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, ना नीति आयोग के द्वारा नीति आयोग के लिए कोई प्रावधान है। ठीक है, तो ऐसे जो संगठन है इनको कभी भी खत्म किया जा सकता है, कभी भी चालू किया जा सकता है। तो ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। और नीति आयोग की स्थापना कब की गई है? तो इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, 31 दिसंबर 2014 को प्लानिंग कमीशन खत्म किया था। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन? प्रधानमंत्री होते हैं। और राजीव कुमार इस समय इसके कौन है? राजीव कुमार इस समय वर्तमान में उपाध्यक्ष नीति आयोग के। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं। तो जो नागरिकता आती है, देखिए जो पार्ट फर्स्ट है इसमें आता है संघ तथा उसके क्षेत्र। संघ तथा उसके क्षेत्र कौन से? आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 में बताया गया है। भाग 2 इसमें आता है कौन सा? नागरिकता। नागरिकता, और ये कौन सा आएगा? तो ऑप्शन 20 का बिल्कुल ठीक है। और नागरिकता कौन से आर्टिकल में आता है? तो नागरिकता जो आती है आर्टिकल 5 से लेके 11 में बताई गई है। थर्ड में जो आता है वो आते हैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, और ये फंडामेंटल राइट्स बताए गए हैं आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 में। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑप्शन 20 का बिल्कुल ठीक है।
और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ समलैंगिकता, समलैंगिकता संबंधित सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय आया था 2018 में, ठीक है। और इसमें जो समलैंगिकता है उसको इसके बारे में निर्णय दिया गया था, जो एलजीबीटी समुदाय के लोग होते हैं उनके फेवर में था ये। एल मतलब लेस्बियन, जी मतलब गे, बी मतलब बाइसेक्सुअल और टी मतलब ट्रांसजेंडर। तो ये कौन से सेक्शन से संबंधित था, तो ये था आईपीसी, इंडियन पीनल कोड के 377। तो इंडियन पीनल कोड मतलब भारतीय दंड संहिता, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और जो इसकी जो पुरानी वीडियो हो चुकी है उन सब लोग आप उनको जरूर देखें, उससे आपको ये फायदा होगा कि जो पहले क्वेश्चन क्या है 2017 में वो आपको आसानी से मिल जाएंगे और उसका डिस्क्रिप्शन भी बहुत अच्छा दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग आप कल मिलेंगे। ओके, थैंक यू।